आज यूनिट फर्स्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे फाउंडेशन ऑफ साइकोमेट्री, मनोमिति के आधार, जो कि अप्लाइड साइकोमेट्री व्यवहारिक मनोमिति का पहला यूनिट है। तो चलिए शुरू करते हैं कि फाउंडेशंस ऑफ साइकोमेट्री में जो पॉइंट्स हैं जो डिस्कस होंगे आज, उसमें सबसे पहला है बेसिक्स ऑफ मेजरमेंट थ्योरी का। उसमें मेजरमेंट थ्योरी की बात करेंगे, जो कि मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है, जो कि मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ आप लोगों से, है ना। और उसके बाद एरर्स इन मेजरमेंट क्या होते हैं, ठीक, और स्पीड वर्सेस पावर टेस्ट, क्राइटेरियन ऑफ पैरेलल टेस्ट, नेचर ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, कि साइकोलॉजिकल टेस्टिंग क्या है और इसकी क्या बातें इससे जुड़ी हैं, और एथिकल इश्यूज इन साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। एथिकल इश्यूज बहुत ही डिमांडिंग एरिया है आजकल, साइकोलॉजी नहीं बल्कि और भी सब्जेक्ट्स में, है ना। तो इन सारे ही टॉपिक्स को लेके है कि साइकोमेट्री का बेसिक्स भी हैं और थोड़ा सा इसके हटके कुछ और भी बातें इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे यूनिट फर्स्ट के। तो पहला है कि बेसिक्स ऑफ मेजरमेंट थ्योरी, कि मेजरमेंट थ्योरी क्या है। जैसा कि मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि ये मेजरमेंट थ्योरी ये अप्लाइड मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है, जो क्या डिस्कस करता है कि मेजरमेंट की बेसिक बातें, भाई ये क्यों आवश्यक है और इसकी क्या जो है एरर्स होने की, जो एरर्स इन मेजरमेंट होते हैं उसको ये डिस्कस करता है। मेजरमेंट थ्योरी का जो सब्जेक्ट है ये अप्लाइड मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है, ठीक है। तो उसका क्या काम है, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि कोई भी थ्योरी तीन ही बातों को डिस्कस करती है। भाई कि ये जो सिद्धांत है ये क्या बताता है इसके बारे में, कैसे को जस्टिफाई करता है, क्यों को जस्टिफाई करता है। तो मेजरमेंट को लेके मेजरमेंट थ्योरी भी यही बात जस्टिफाई करती है कि भाई मेजरमेंट क्या होता है, साइंटिफिक तरीके बताता है क्यों होता है और कैसे होता है, और एरर्स इन मेजरमेंट की क्या बात है और क्या संभावनाएं होती हैं, ठीक है। तो जहाँ इसके डेफिनेशन की बात है तो मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ एसोसिएटिंग नंबर्स विद फिजिकल क्वांटिटीज एंड फिनोमेना। तो मेजरमेंट क्या है, जनरली वाले मेजरमेंट जान ले कि मेजरमेंट क्या है। किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी ऐसे फिनोमेना को नंबर्स प्रदान करना मेजरमेंट है, नंबर्स देना मेजरमेंट है। सामान्य अर्थ की बात करें तो, है ना, वही है क्या मेजरमेंट। हम किसी चीज़ की गणना का मतलब क्या होता है, हम नंबर ही तो देते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को दें या किसी सब्जेक्ट को दें या कुछ भी हो, कॉन्सेप्ट हो, है ना, फिनोमिना हो, तो उसको नंबर्स प्रदान करना ही मेजरमेंट कहते हैं। तो मेजरमेंट द प्रोसेस ऑफ एसोसिएटिंग नंबर विद फिजिकल क्वांटिटीज एंड फिनोमिना। मेजरमेंट इज फंडामेंटल टू द साइंसेस, टू इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन एंड अदर टेक्निकल फील्ड्स एंड टू मोस्ट ऑल एवरीडे एक्टिविटीज। ये तो मेजरमेंट की बात हो गई। और जहाँ तक मेजरमेंट थ्योरी की बात है, मेजरमेंट थ्योरी की जहाँ बात है तो मेजरमेंट थ्योरी इज द स्टडी ऑफ हाउ नंबर्स आर असाइंड टू ऑब्जेक्ट्स, कि किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी मेजरमेंट की जो बेसिक बात है वो कैसे होती है। भाई किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम नंबरिंग देते हैं या उसको किसी नंबर पर डिवाइड करते हैं तो किस आधार पर करते हैं, ये मेजरमेंट थ्योरी बताता है। एंड इट कंसर्न्स इसका जो संबंध है किससे है, द काइंड ऑफ थिंग्स दैट कैन बी मेजर्ड, उन चीजों से जो मेजर हो सके, जो मेजर नहीं हो सके उसमें मेजरमेंट थ्योरी का मतलब नहीं। बस साइकोलॉजी में क्या ऐसी चीजें जो मेजर नहीं हो सकती, बताओ। साइकोलॉजी में ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट है जो हम मेजर नहीं कर सकते, बोलो। बहुत सी थ्योरी, बहुत सी कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो मेजरमेंट नहीं हो सकते। जैसे मन की बात हम करते हैं, ठीक है, माइंड की बात करते हैं। माइंड के पहले अध्ययन किया सिगमंड फ्राइड ने किया, पर्सनालिटी थ्योरी आपने पढ़ी होगी। तो वो क्यों फेल हो गई वो बात, क्योंकि उसका मेजरमेंट पॉसिबल नहीं था, तो जांचना मापना संभव नहीं है। इसलिए जो चीज मेजरमेंट के दायरे में नहीं होता उसको साइंस के दायरे में भी नहीं रख सकते। इसलिए मेजरमेंट थ्योरी की कितनी आवश्यकता आप जान सकते हो उसको, ठीक है। सबसे बेसिक बात है। और हाउ डिफरेंट मेजर रिलेटेड टू ईच अदर, और अलग अलग मेजर कैसे संबंध है आपस में, ये बताता है। मैंने कहा ना क्या है, क्यों है और कैसे है, यही थ्योरी बताती है कोई भी। एंड द प्रॉब्लम ऑफ एरर इन द मेजरमेंट प्रोसेस, एरर इन मेजरमेंट क्या होता है, कैसे होता है, इस बात को डिस्कस करता है मेजरमेंट थ्योरी। क्योंकि ये अप्लाइड मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है,
जिसको साइकोमेट्रिक्स में इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि ये जरूरी है। भाई जो चीज़ यूजफुल है उसको पढ़ते ही है, जैसे स्टैट्स भी पढ़ते हैं वो भी मैथमेटिक्स का ही है, लेकिन उसका एप्लीकेशन है रिसर्च में है, डेटा कलेक्शन में है और सी बातों में है, सर्वे करने में है, तो इसलिए उसको यूज करते हैं। ऐसे ही मेजरमेंट थ्योरी को भी साइकोमेट्री के अंदर यूज किया जाता है ना। तो मेजरमेंट थ्योरी इज द ब्रांच ऑफ अप्लाइड मैथमेटिक्स दैट इज यूजफुल इन मेजरमेंट एंड डेटा एनालिसिस। ठीक है, द फंडामेंटल आइडिया ऑफ मेजरमेंट थ्योरी इज दैट मेजरमेंट्स आर नॉट द same as the attribute being measures. Hence, if you want to draw conclusion about the attribute, you must take into account the nature of the correspondence between the attribute and the measurements. Attribute and the measurements. ठीक है, तो measurement theory shows that strong assumptions are required for certain statistics to provide meaningful information about reality. Measurement theory encourages people to think about the meaning of their data. It encourages critical assessment of the assumptions behind the analysis. It encourages responsible real world data analysis. ठीक है, तो जो रियल लाइफ के फिनोमेना है उनको अंक प्रदान करना, उनको संख्या प्रदान करना, उनको मेजरमेंट प्रदान करना, ये मेजरमेंट थ्योरी का काम होता है। रियल वर्ल्ड को कैसे हम मेजरमेंट के दायरे में ला सकते हैं, ये मेजरमेंट थ्योरी का काम होता है। ठीक है, तो मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स इज कंसर्न विद द कनेक्शन बिटवीन इन्फरेंस एंड डेटा। तो मेजरमेंट थ्योरी कंसर्न विद द कनेक्शन बिटवीन डेटा एंड रियलिटी। ठीक, जैसे कि स्टैट्स का क्या मतलब है, सांख्यिकी की क्या आवश्यकता होती है। सांख्यिकी किससे मतलब होता है, सांख्यिकी का मतलब होता है अनुमान और डेटा से मतलब होता है। बट डेटा हमने जो लिया, अब आप रिसर्च करोगे, जो आप प्रोजेक्ट करने की बात कर रहे हो ना, तो उसमें क्या करोगे, आप डेटा कलेक्शन करोगे, लोगों के बीच में जाओगे, काम करोगे कुछ, है ना। तो उसके बाद उस डेटा से अनुमान लगाओगे, कोई रिसर्च के रिजल्ट निकालोगे, है ना। तो ऐसे ही मेजरमेंट थ्योरी का जो संबंध होता है वो डेटा और उसकी रियलिटी से होता है। तो जो हमने डेटा लिया उसके पीछे क्या कारण था। ठीक है, तो मेजरमेंट थ्योरी का क्या मतलब होता है, वो उसको डेटा और उसकी रियलिटी से उसका मतलब होता है। ठीक है ना। तो बोथ स्टैटिस्टिकल थ्योरी एंड मेजरमेंट थ्योरी आर नेसेसरी टू मेक इन्फरेंसेस अबाउट रियलिटी। ठीक है, तो ये तो आपका पहला स्लाइड है, और मेजरमेंट थ्योरी के बारे में आपने कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। थ्योरी में वो सर ये तो होता है कि वह क्यों है, कैसे है और क्या होने वाला है, वो तो थ्योरी की बात है। मेजरमेंट थ्योरी की जो बात है, मेजरमेंट को जस्टिफाई करता है। किसी भी मेजरमेंट हमने किया तो उसको क्यों लिया, वही अंक क्यों दिया और कैसे दिया, और जो एरर्स होते हैं मेजरमेंट में वो क्यों होते हैं और उनको कैसे रोका जा सकता है। मेजरमेंट थ्योरी में ये जो इशू है, ये तो मैथमेटिक्स की ब्रांच है। ठीक है, जिसका यूज डाटा कलेक्शन के लिए किया जाता है। डेटा कलेक्शन और उसके एनालिसिस नहीं, मेजरमेंट और डेटा के एनालिसिस के लिए होता है। ठीक है, डेटा कलेक्शन तो स्टैटिस्टिक्स का काम होता है। भाई मेजरमेंट तो बेसिक चीज है ना, वो तो हर जगह है। ठीक है, डेटा कलेक्शन में भी सबसे पहले मेजर ही तो करोगे भाई, जो आप स्केल देते हो वो तो मेजरमेंट ही है, मेजर करोगे तब वो स्केल दोगे, है ना। तो मेजरमेंट थ्योरी का जो इतिहास है उसकी हल्की सी बात है, आप लोग यहाँ पर उसको देख लो, पूरा स्लाइड में लिखा है। ठीक है, तो इसका जो है 4th सेंचुरी BC बिफोर क्राइस्ट से इसका टाइम शुरू माना जाता है ना। ग्रीक मैथमेटिशियन जो रहे हैं उन्होंने इसकी बात की थी, उनके लेखनियों में ये मिलता है। ठीक है, यहाँ पर ये लिखा है ना, द फर्स्ट सिस्टमेटिक वर्क ऑन ऑब्जर्वेशनल एरर वाज प्रोड्यूस्ड बाय द इंग्लिश मैथमेटिशियन थॉमस सिम्पसन इन 1757। सबसे पहले जो एरर की बात की थी वो किसने की थी, इंग्लिश मैथमेटिशियन थे थॉमस सिम्पसन इन 1757। 1757 में इन्होंने मेजरमेंट एरर की बात की थी। और जो पहले की बातें कर रहे हैं बिफोर क्राइस्ट से पहले की बता रहे हैं कि मेजरमेंट की कहाँ से बात आ गई थी, मैग्नीट्यूड्स की बात आ गई थी, गणना की बात कहां से आ गई थी। गणना तो होता रहा पहले से, है ना। वैज्ञानिक तरीके से गणना करने की बात जो आई वो 4th सेंचुरी BC में। ठीक है, BC से भी 4th सेंचुरी पहले। ठीक है, वहां से इसकी बात देखने को मिलती है। ठीक है, इतिहास की बात अगर करो तो मेजरमेंट थ्योरी को समझने की ही बात करोगे तो ये 1-2 विद्वान है, इसको आप लोग याद कर लेना, है ना। The first systematic work on observational error was produced by English mathematician Thomas Simpson,
But the fundamental work on error theory was done by two 18th century French astronomers, Joseph Louis Lagrange and Pierre-Simon Laplace. थोड़ा नाम इनके इंग्लिश होते हैं, है ना, ग्रीक वगैरह, फ्रेंच नाम है तो थोड़ा अजीब सा लग रहा है. The first attempt to incorporate measurement theory into social sciences also occurred in the 18th century. और social science में कहाँ से आई भाई measurement theory? मेजरमेंट होता रहा तो फिजिकल साइंसेज में होता रहा ना, फिजिकल साइंसेज में लोग करते रहे या मैथ्स में यूज करते रहे इस बात को. और सोशल साइंस में 18वीं शताब्दी में ही आया, ये ऐसा कह रहे हैं, ठीक है. और जेरेमी बेंथम, ए ब्रिटिश यूटिलिटेरियन moralist attempted to create a theory for measurement of value. Modern axiomatic theories of measurement derived from the work of two German scientists, हरमन बोर्ड हेल्महोल्ट्ज़ साहब तो ये मनोविज्ञान से जुड़े ही हैं, ठीक है. इनके कॉग्निटिव साइकोलॉजी के ऊपर काफ़ी काम है ना. तो हेल्महोल्ट्ज़ साहब से ये बात जुड़ी है और ऑटो होल्डर से ये बात जुड़ी है, ठीक है. आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी ये सारी बात जरूरी है, आप याद रखना, आगे काम आएंगे, ठीक है. हो सकता है मेजरमेंट थ्योरी के ऊपर कुछ पूछ लें आपसे, क्योंकि ऐसा ही ज़्यादा वो कवर करते हैं जो आदमी पढ़ता नहीं, छोड़ देता है अजीब सा करके, तो एग्जाम में पूछते हैं ना, तो इसको कवर जरूर करना है. Contemporary work of the application of measurement theory to psychology and economics derives in large part of the work of Oscar Morgenstern and John von Neumann. तो मेजरमेंट थ्योरी और उसके थोड़ा सा इतिहास की बात हो गई. ये जनरल बेसिक कॉन्सेप्ट है, किसी थ्योरी के हमने ऊपर बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं की, ठीक है. कॉन्सेप्ट बता दिया, हल्का फुल्का आपको हिस्ट्री के बारे में मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया. बाकी और जो यूनिट में पढ़े जाने लायक है इतना ही है, बाकी इसको डिटेल में हम नहीं जाएंगे, क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट है वो साइकोमेट्री का है. टेस्टिंग कैसे होता है, असेसमेंट क्या होता है, वो हमने पढ़ना है, उसमें ज़्यादा फोकस करना है ना. तो मेजरमेंट की लेबल्स की बात कर ही ली थी हमने, भाई लेबल्स क्या होते हैं. मेजरमेंट की जो बेसिक बात है वो जानने लगे. लेबल्स ऑफ मेजरमेंट क्या है, स्केल्स ऑफ मेजरमेंट्स क्या होते हैं, वो बात याद रखने लायक है ना. तो नेक्स्ट की बात करें कि एरर्स इन मेजरमेंट. एरर्स इन मेजरमेंट की शताब्दी में डिस्कस हुआ था, आपको मैंने अभी स्लाइड में बताया पिछले वाले में, ठीक है. द प्रॉब्लम ऑफ एरर इज वन ऑफ द सेंट्रल कंसर्न्स ऑफ मेजरमेंट थ्योरी. मेजरमेंट थ्योरी की सबसे बड़ी बात ही है कि भाई एरर ना हो मेजरमेंट, क्योंकि मेजरमेंट की जहाँ बात होती है एरर भी आ ही जाता है उसमें. तो एरर से कैसे बचा जा सकता है और कैसे होता है, ये सब बात इसके अंदर डिस्कस होती है. At one time, it was believed that errors of measurement could eventually be eliminated through the refinement of scientific principles and equipment. तो पहले तो ये माना जाता रहा कि भाई अगर एरर से बचना है तो साइंटिफिक इक्विपमेंट लाओ, वैज्ञानिक पद्धति से मेजरमेंट करो, या ठीक है, और वैज्ञानिक सिद्धांतों से और अच्छे अच्छे उपकरणों से मेजरमेंट होगा तो एरर्स नहीं होगा, ये माना जाता रहा. This belief is no longer held by most scientists, and almost all physical measurements reported today are accompanied by some indication of the limitation of accuracy of the probable degree of error. तो ये कह रहे हैं कि ये बात भी उतनी बाद में सही नहीं रही, क्योंकि कुछ न कुछ एरर का जो होता है, एरर डिग्री ऑफ एरर प्रभावित कर ही देती है, कहीं न कहीं से कोई न कोई एरर आ ही जाता है. तो मेजरमेंट एरर से बचने का ये तरीका है कि भाई एरर का है उसको कितना आप कम कर सकते हो. ये एरर फ्री, 100% एरर फ्री तो कोई भी काम हो नहीं सकता, है ना. तो हमारा क्या कोशिश हो सकती है कि जितना ज़्यादा हो सके डिग्री ऑफ एरर को कम करना, गलती जिसमें सबसे ज़्यादा कम हो सके बेस्ट उपाय करने की कोशिश करना. उसी से एरर इन मेजरमेंट में एरर से बचा जा सकता है. यहाँ तो मेजरमेंट की बात हो गई, फ्यूचर में किसी रिसर्च की बात करो तो वहाँ भी यही बात अप्लाई है, ठीक है. जितना साइंटिफिक तरीके से कोई रिसर्च करोगे, साइंटिफिक इक्विपमेंट से रिसर्च करोगे, जितना कंट्रोल्ड सिचुएशन में रिसर्च होगा, मेजरमेंट होगा, उतना ही एक्यूरेट होगा, उतना डिग्री ऑफ एरर, मतलब एरर होने के चांस कम होंगे, गलती होने के चांस कम होंगे, ठीक है. ये बात थोड़ा वैज्ञानिक है, थोड़ा सा अलग सी लग रही है ना इस यहाँ पर आपको. Among the various types of error that must be taken into account are errors of observation. ऑब्जर्वेशन में एरर हो जाता है. अब हम कहें किसी ग्रुप को आप 2 या 3 लोग देखो, बताओ आप क्या देख रहे हो, आप कुछ और उसमें ऑब्जर्व करोगे, आप कुछ और करोगे, आप कुछ और करोगे, सब्जेक्टिव इफेक्ट आ जाता है. ये भी एक एरर है मेजरमेंट में, ठीक है. आप इसे कहें भाई इन चीज़ों की गणना करो, हो सकता है आप कुछ गणना करो, आप कुछ करो या आप कुछ और कर दो,
तो सब्जेक्टिव इफेक्ट आ गया ना। तो ये भी है, ऑब्जर्वेशन का एरर आ गया, इंस्ट्रूमेंटल एरर होता है उसमें। भाई आपका जो था इंस्ट्रूमेंट थोड़ा सही नहीं था, आपका थोड़ा अच्छा था, तो वही सही आ जाएगा। पर्सनल एरर जो मैंने डिस्कस किया, पर्सनल प्रभाव आ जाता है। हमारे दिमाग में पहले से ही कुछ एजम्पशन होते हैं, पहले से हम कोई धारणा बना के चल लेते हैं कि ये ग्रुप अच्छा है, ये ग्रुप खराब है, तो उसका भी प्रभाव आ जाता है ना। तो ये सब चीज़ें क्यों होती है, कैसे बता जा सकता है, ये रिसर्च के भी काम की बात है, मेजरमेंट तो बेसिक बात है ही, ठीक है। तो सिस्टमेटिक एरर्स कोई बात नहीं, सिस्टम से करने से भी उसमें एरर ऑटोमेटिक पैदा हो जाता है। काम को अगर बार बार करेगा कोई व्यक्ति तो वैसे फिर एरर करने लगता है, थकान आ जाती है, बोर्डम आ जाता है ना। एंड रैंडम एरर्स, रैंडम कुछ भी एरर हो सकता है, ऐसा एरर जो पता नहीं था अचानक क्या हो गया, भाई ऐसा गलती क्यों हो गई है ना, ये सब बात। एरर्स ऑफ सैम्पलिंग, सैम्पलिंग में एरर हो जाता है। आप सैंपल लेने गए, लोगों के बीच में कोई रिसर्च करने गए या कुछ करने गए, तो वहां पर एरर हो जाती है, गलती हो जाती है। जैसे मैंने ही कहा कि हम कहें कि भाई जेंडर का क्या रोल है, हम अध्ययन करना चाहें, आप पहले से ही मान के चलते हो कि भाई मेल अच्छे होते हैं या फीमेल कमजोर होती हैं, स्ट्रांग मेल होते हैं, तो आप सैंपल ही उस जगह से उठाओगे जो आपके स्ट्रांग दोस्त हैं या फीमेल को आप जानते ही नहीं, तो सैंपलिंग में भी एरर हो गया ना। वो मतलब एक अनप्रेडिक्टेबल होना चाहिए, कोई भी काम पहले से निर्धारित नहीं होना चाहिए रिसर्च में, है ना। निर्धारित इन द सेंस कि ऐसा ना हो कि आप पहले से ही कुछ एजम्पशन या बायोइडनेस लेके चल रहे हो। निर्धारण तो होता ही है, डिजाइन पहले से तैयार होता है कि हमने भाई रिसर्च कैसे करना है, क्या करना है, लेकिन वो साइंटिफिक होता है, सब्जेक्टिव नहीं होता, ठीक है। तो इससे भी एरर आने के चांस हो जाते हैं, ठीक है। सैंपलिंग एरर होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एरर्स होते हैं, ये सब बातें इसकी हैं याद करने लायक। और मेजरमेंट एरर क्या है, इन क्लासिकल टेस्ट थ्योरी, इन मेजरमेंट एरर है इन क्लासिकल टेस्ट थ्योरी, एनी डिफरेंस बिटवीन एन ऑब्जर्व्ड स्कोर एंड द ट्रू स्कोर। मेजरमेंट एरर क्या होता है कि अगर इसको थोड़ा साइंटिफिक या मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में कहो कि एरर क्या है, ये तो मैंने एक सामान्य बात में कहा आपसे, एरर होता है जिसमें सब्जेक्टिव इफेक्ट आ जाता है, जो हम चाहते हैं वो नहीं होता। गणित की भाषा में कहोगे तो कैसे कहोगे, मेजरमेंट एरर क्या है कि डिफरेंस ऑब्जर्व्ड स्कोर एंड ट्रू स्कोर। आपने जो चीज देखा और जो चीज असल में है उसके बीच का जो अंतर है वही एरर है, ठीक है। अब इसको मैं कैसे समझाऊं आपको, भाई एक चीज जो हमने देखी, सब्जेक्टिव प्रभाव आया हमारा, है ना, या कोई ऐसा ऑब्जर्व्ड बात थी, ठीक है, ऑब्जर्व्ड स्कोर था हमारा, और एक ट्रू स्कोर होता है। हम कहें कि 10 आप पेन को गिनो या इतनी पेन गिनो, है ना, कोई पेन का ढेर दे दिया, कोई जैसी चीज दे दी, भाई आप इसको गिनो। अब किसी ने, आपने उसको 40 गिना, आपने 42 गिना, आपने 39 गिना, और असल में वो थे 40, ठीक है। तो जिसने जो 42 गिना उसमें, और मेन चीज जो है ट्रू स्कोर वो 40 है, तो मेजरमेंट एरर हो गया 2 यहाँ पर, ठीक है। जो ऑब्जर्व्ड स्कोर है और ट्रू स्कोर है उसके बीच का जो अंतर है वही मेजरमेंट एरर कहते हैं, क्लासिकल टेस्ट थ्योरी। वही गणित की भाषा में यही है, जो हम देखते हैं और जो असल में होता है उसके बीच का जो अंतर है वही मेजरमेंट एरर होता है, ठीक है। और मेजरमेंट एरर में अराइज फ्रॉम फ्लॉज इन द असेसमेंट इंस्ट्रूमेंट, मिस्टेक्स इन यूजिंग द इंस्ट्रूमेंट। भाई आपके इंस्ट्रूमेंट ही खराब है, उससे भी हो सकता है मेजरमेंट का एरर, या आप इंस्ट्रूमेंट यूज करना नहीं जानते तब भी एरर हो सकता है। इंस्ट्रूमेंट का मतलब ये है आपका जो साइकोलॉजिकल स्केल है। एक तो हमारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं बायोफीडबैक वगैरह, ईईजी वगैरह जो होते हैं ना, अगर वो भी खराब है तो आप जो जांच करोगे वो गलत वैसे ही आएगा। और दूसरा, आप एक्सपर्ट नहीं हो, जानते नहीं कैसे करना है, तो भी एरर हो सकता है ना। और रैंडम और चांस एरर, कुछ भी एरर हो सकता है, किसी डिस्टर्बेंस हो गया, कहीं का कुछ हो गया तो वो भी एक एरर हो सकता है। For example, an investigator may obtain biased results from a survey because of problems with question wording. अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ये बात को कह रहा है, ठीक है। तो इस बात को, जो दूसरे नंबर का पैराग्राफ है उसको आप याद रख लो, यही आपका मेन मेजरमेंट एरर की बात है, ठीक है। एपीए कह रहा है, ठीक है। एपीए मतलब एक मानक संस्था है जो कहती है, वही साइकोलॉजी का अल्टीमेट वही होता है जो वो बताता है, ठीक है। तो ये जो मैंने डिफरेंस की बात की और ये जो बात की, ये सब आपका सिलेबस में याद करने लायक, नोट करने लायक बात है, ठीक है। ये जो सेकेंड नंबर का पैराग्राफ है, एपीए अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन है, उसके द्वारा ये बताया गया, ठीक है। तो एग्जाम्पल देते हैं, ये कहते हैं कि
अगर कोई इन्वेस्टिगेटर है, कोई आदमी, कोई गणना करने वाला है या कोई रिसर्चर है, वो करना चाहता है कि बाइज्ड रिजल्ट्स उसको मिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन वर्डिंग जो था उसमें प्रॉब्लम था। भाई जो क्वेश्चन ही ऐसे हैं, बाइज्ड टाइप के क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन ही ऐसे हैं कि उसमें आंसर ही इस टाइप का मिलेगा जो एरर पैदा करता हो। ठीक, एक तो ये कारण हो सकता है। और रिस्पॉन्स ऑप्शन गलत हो सकते हैं, क्वेश्चन का ऑर्डर अजीब सा हो सकता है जो गलती पैदा कर सकता है। वेरिएबिलिटी इन एडमिनिस्ट्रेशन, जो आपने क्वेश्चनर भराया, जो आपने मेजरमेंट कराया, उसमें वेरिएबिलिटी होना, भाई अलग अलग तरीके से करना। किसी आदमी को किसी दूसरे ढंग के वातावरण में दे रहे हो आप, किसी को शोरगुल वाले वातावरण में दे रहे हो, उसका भी प्रभाव आ सकता है एरर मेजरमेंट में। ठीक है, ऐसे ही सारी बातें इसमें। ठीक है, और मेजरमेंट एरर दूसरा है सोर्स है, वो बताता है कि मेजरमेंट एरर इन एजुकेशन जनरली रिफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन व्हाट टेस्ट स्कोर इंडिकेट्स एंड स्टूडेंट्स एक्चुअल नॉलेज एंड एबिलिटी। ठीक, एक तो वही ऑब्जर्व बात क्या है, क्या इंडिकेट कर रहा है और क्या एक्चुअल स्कोर है, उसके बीच का डिफरेंस वही मेजरमेंट एरर है। ये बात आप नोट कर लो, याद रख लो। अब उसको चाहे बोर्ड में कहो या कैसे कहो, ये बोर्ड तुम्हारे सामने ओपन ही है। ठीक है, और एरर्स दैट आर इंट्रोड्यूस्ड when collecting and calculating data-based reports, figures and statistics related to schools and students. The error of measurement is observed differences in obtained score due to chance of variance. Error of measurement होता है, observed differences होते हैं in obtained scores due to chance of variance. Variance के कारण जो भी differences आते हैं scores में, obtained scores में, ठीक है, ऑब्जर्व जो डिफरेंस होता है स्कोर्स का, वही जो मैंने बताया। ऑब्जर्व हमारा जो ऑब्जर्वेशन था और जो ऑब्टेन्ड स्कोर था, उसके बीच में जो वेरिएंस के कारण जो एरर पैदा हुआ या जो डिफरेंस पैदा हुआ, उसको मेजरमेंट एरर कहते हैं, एरर ऑफ मेजरमेंट कहा जाता है। ठीक है, बाकी अब नेक्स्ट में बढ़ते हैं, स्पीड एंड पावर टेस्ट। ठीक है, और जो दो बातें थी उसमें कुछ पूछना हो तो आप पूछ लो। भाई मेजरमेंट थ्योरी क्या है? मेजरमेंट थ्योरी का ही पार्ट है एरर्स इन मेजरमेंट। ठीक है, अलग नहीं है, एक ही बात है। ठीक है, एक ही का ही विस्तार है एरर्स इन मेजरमेंट। अब नेक्स्ट आपका जो हेडिंग है, दो पॉइंट है सिलेबस का, इसका फर्स्ट यूनिट का, स्पीड वर्सेस पावर टेस्ट। स्पीड टेस्ट क्या है और पावर टेस्ट क्या है? ठीक है, ये साइकोलॉजिकल टेस्ट इज ए मेजरिंग टूल or instrument designed to measure psychological attributes and variables। ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। साइकोलॉजिकल टेस्ट क्या है? साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स को मेजर करने का एक स्टैंडर्डाइज्ड टूल है, एक स्केल है, एक इंस्ट्रूमेंट है। जो भी साइकोलॉजिकल हम कॉन्सेप्ट होते हैं उनको अध्ययन करने का क्या है? एक टूल है, एक स्टैंडर्डाइज्ड इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, साइकोलॉजिकल टेस्ट है, तो उसी के टाइप के अंदर आता है, इसलिए बता रहे हैं साइकोलॉजिकल टेस्ट के बारे में। ठीक है, तो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग क्या है? इज ए बिग बिजनेस टुडे दैट हैज superseded the ways of personal judgment, guesswork and intuition to arrive at the conclusion based on facts, objectivity and free of personal biases. In this module, an overview of psychological testing is documented and psychological tests are classified within different criteria. ठीक है, तो साइकोलॉजिकल टेस्ट क्या है? कोई भी टेस्ट क्या होता है, स्केल क्या होता है, एक स्टैंडर्डाइज्ड टूल होता है साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट को जांचने, उसको मापने का। साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट जैसे क्या होते हैं बताओ? साइकोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं जो हम अध्ययन करते हैं साइकोलॉजी के अंदर, बातें वो क्या होती हैं? किनको मेजर करता है साइकोलॉजिकल टेस्ट? किन बातों को मेजर करता है? आपने बीए में भराया है, एमए में आप भरा रहे हो, भाई आप क्या चीज मेजर करते हो उन टेस्ट से? मतलब बहुत से कॉन्सेप्ट्स हैं, एक नहीं है ना, बहुत सी बातें हैं। ठीक है, तो उसके टाइप्स के अंदर ये बात है, जो टेस्ट होते हैं उसके टाइप्स होते हैं। ठीक है, वो टाइप्स क्या होते हैं? अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, भाई भरवाने के या उसको क्रियान्वयन के तरीकों के आधार पर दो प्रकार के टेस्ट होते हैं। ठीक है,
वो क्या तरीके होते हैं? आप जो टेस्ट एडमिनिस्टर करते हो, जो क्वेश्चनर भराते हो या कल के दिन भरवाओगे, रिसर्च करोगे ना, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है टाइप ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट का, अकॉर्डिंग टू द मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन के मोड के अनुसार दो प्रकार का होता है। एक तो इंडिविजुअल टेस्ट होता है, एक ग्रुप टेस्ट होता है। उसका क्या अर्थ हुआ? देखो, इंडिविजुअल टेस्ट क्या हुआ? अकॉर्डिंग टू द मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के आधार पर दो प्रकार का हो गया, इंडिविजुअल टेस्ट एंड ग्रुप टेस्ट। इंडिविजुअल टेस्ट क्या हो गया? जो इंडिविजुअल बात से व्यक्तिगत है, व्यक्ति को पर्सनली उसको दिया जा रहा है, पर्सनली भरवाया जा रहा है, ठीक है। और होता है ग्रुप के अंदर ग्रुप टेस्ट, जो किसी ग्रुप में दे देते हैं, हम क्वेश्चनर दे देते हैं, पूरे ग्रुप में दे सकते हैं ना। और कोई परफॉर्मेंस टेस्ट है जिसमें सारे ग्रुप के साथ हम उसको अध्ययन करते हैं, ठीक। क्वेश्चनर इंडिविजुअल भी हो सकता है, ग्रुप भी हो सकता है। वैसे तो क्वेश्चनर इंडिविजुअल ही है, एक व्यक्ति विशेष से ही तो करवा रहे हैं वो टेस्ट। अब पूरे ग्रुप में करवाना सर्वे के रूप में, तो ग्रुप टेस्ट भी हो गया वो, ठीक है। अब ग्रुप टेस्ट और इंडिविजुअल टेस्ट बताओ साइकोलॉजी का क्या होता है? भाई, एक व्यक्ति विशेष को कराया जाने वाला टेस्ट और सभी ग्रुप में कराया जाने वाला टेस्ट क्या हुआ? साइकोलॉजी में टेस्ट है, कोई ऐसे उदाहरण दो। स्केल है ना। तो जो भी इंडिविजुअली टेस्ट जो एडमिनिस्टर होता है, आप जानते हो ना, वो इंडिविजुअल टेस्ट हो गया, एक व्यक्ति विशेष के ऊपर टेस्ट हो जाता है, अकेले हो सकता है वो, ठीक है। और ग्रुप टेस्ट है जो ग्रुप ऑफ पीपल के ऊपर आप कर सकते हो, काफी ज्यादा लोगों के ऊपर भी उसको अप्लाई कर सकते हो, ग्रुप टेस्ट है, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू द रेट ऑफ परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस के रेट के आधार पर, परफॉर्मेंस की क्षमता के आधार पर अगर देखें तो दो प्रकार का है, जो आपके इस टाइटल का मेन बात है, ठीक है। वो स्पीड वर्सेस पावर टेस्ट जो आपका टाइटल है वो इसके अंदर आता है। परफॉर्मेंस के आधार पर दो प्रकार का टेस्ट होता है, एक तो स्पीड टेस्ट हो गया, एक पावर टेस्ट हो गया। स्पीड टेस्ट मीन्स जो स्पीड हमारी मेजर करता है, स्पीड को इंडिकेट करता है, भाई हम कितने तेज हैं किसी काम को करने के लिए। या कि साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट जो है, इंटेलिजेंस की बात कर लें तो आप किसी क्वेश्चनर को कितनी जल्दी फिल कर लेते हो, या कोई रीजनिंग की प्रॉब्लम है उसको कितनी जल्दी सॉल्व कर लेते हो, ये तो स्पीड हो गई उसकी। और पावर की, भाई कितना आप उसको कठिन से कठिन तम काम को जल्दी से कर लेते हो, या कठिनतम काम को सॉल्व कर लेते हो, उसका पावर हो गया, ठीक है। स्पीड टेस्ट वर्सेस पावर टेस्ट का मतलब ये है, ठीक है। अभी तो टाइप्स की बात कर लेते हैं, आगे फिर और डिस्कस करेंगे स्पीड और पावर टेस्ट को, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू बिहेवियरल डायमेंशंस, और बिहेवियरल डायमेंशंस के आधार पर इतने टेस्ट हैं आप जो भराते आए हो। पर्सनालिटी टेस्ट है, इंटेलिजेंस का टेस्ट है, एप्टीट्यूड का टेस्ट है, अचीवमेंट मोटिवेशन स्केल होता है, अचीवमेंट टेस्ट होते हैं, ठीक है। क्रिएटिविटी है, इंटरेस्ट इन्वेंट्रीज होते हैं, वैल्यू टेस्ट है, एटीट्यूड टेस्ट है, ये सब बिहेवियरल डायमेंशन को मेजर करते हैं, ठीक है। साइकोलॉजी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको मेजर करता है, ठीक है। और जो नेक्स्ट है वो अकॉर्डिंग टू मीडियम यूज्ड, माध्यम के आधार पर, किस माध्यम से हमने टेस्ट करवाया भरवाया उस आधार पर भी दो प्रकार के हो गए। एक तो पेपर पेंसिल टेस्ट हो गया, तो क्वेश्चनर आप दे देते हो या और तरीके से ले लेते हो, ठीक है, वो पेपर पेंसिल के माध्यम से हो जाता है। दूसरा एक परफॉर्मेंस के आधार पर होता है। वो कैसे होता है? आप कोई चीज परफॉर्म करने के लिए देते हो, उनको कोई एक टास्क देते हो कि इसको कंप्लीट करो, अगर वो व्यक्ति उसको कंप्लीट करता है तो उसको आप उस तरीके से मेजर करते हो जिस ढंग से वो टेस्ट डेवलप हुआ, ठीक है। परफॉर्मेंस या सिचुएशनल टेस्ट, किसी सिचुएशन में आप उसको डाल देते हो, उस आधार पर उसको स्टडी करते हो। समझ में आ रही ना बात? अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ टेस्ट आइटम्स, पर टेस्ट आइटम्स के नेचर के आधार पर भी दो प्रकार के टेस्ट होते हैं। वर्बल टेस्ट, जिसको ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट भी कह सकते हैं, ऐसे टाइप्स भी कह सकते हैं, ठीक है भाई। आइटम्स या जो क्वेश्चन होते हैं जिस माध्यम से हम आदमी की राय जानते हैं, वो भी दो प्रकार का होता है। एक तो वर्बल होता है, एक नॉन वर्बल होता है, जिसमें शब्द होते हैं, एक बिना शब्द के होता है, ठीक है। वर्बल कैसे हो गया? ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट हो गया, जो आप क्वेश्चनर भरवाते हैं उसमें 4 ऑब्जेक्टिव होते हैं या 2 ऑब्जेक्टिव होते हैं, उसमें एक में टिक करना होता है, ठीक है। ऐसे टाइप में ऐसे लिखने के लिए आप कहते हो। लेकिन नॉन वर्बल टेस्ट क्या होते हैं? जैसे परफॉर्मेंस टेस्ट है, आपने वो देखा होगा जो घुमा के उसको एक ही कलर का नहीं बनाते, वो एक प्रकार का परफॉर्मेंस टेस्ट है, साइकोलॉजी का इंटेलिजेंस का, है ना। और भी कई होते हैं, भाटिया बैटरी है, उसमें भी कई परफॉर्मेंस टेस्ट है,
ठीक है, परफॉर्मेंस साइकोलॉजी के इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं, बहुत प्रकार के टेस्ट होते हैं, ठीक है। वो नॉन वर्बल टेस्ट कहे जाते हैं, मतलब बिना शब्द के हम उसकी राय जानते हैं, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू द मोड ऑफ इंटरप्रिटेशन, जो रिजल्ट्स आएंगे जो आप टेस्ट करोगे उनके वर्णन के आधार पर भी दो प्रकार के होते हैं। कैसे? नॉर्म रिफर टेस्ट और क्राइटेरियन रिफर टेस्ट। नॉर्म रिफर टेस्ट मतलब ऐसा टेस्ट जिसके आपके नॉर्म आप खुद डेवलप करो। दूसरा टेस्ट जिसका पहले से ही नॉर्म डेवलप थे, क्राइटेरिया पहले से डेवलप था, उससे मिलान कर लो। समझ में आ रही है कि ये बात? कोई भी रिजल्ट आया, जैसे आपने कोई इंटेलिजेंस का टेस्ट डेवलप किया, उसमें 150 अंक आया, 100 अंक आया, उसका अर्थ क्या है, कैसे पता चलता है? उसका अर्थ कैसे पता चलेगा? उसका अर्थ पता चलता है नॉर्म के आधार पर, जो मानक आप बनाते हो, आगे पढ़ोगे इसमें, ठीक है, उसके आधार पर पता चलता है कि ये जो आपका टेस्ट का स्कोर है उसका क्या मतलब है। इंटेलिजेंस हाई लेवल में है या लो है या डल है या मेंटली आदमी रिटार्डेड है या नॉर्मल है या जो भी है ना। तो दो प्रकार से हम जानते हैं। कैसे? नॉर्म रिफर्ड, आपने नॉर्म डेवलप किया, खुद आप जानते हो, या क्राइटेरियन रिफर्ड, एक ऐसा पहले से क्राइटेरिया बना है, उससे आप उसको मिलान कर लेते हो, ठीक है। आप पहले से मान लेते हो जो ब्राइट व्यक्ति है वो ब्राइट काम करता है। ये गणित में जो आदमी हाई स्कोर करता है उसको आपने पहले से मान के चल लिया कि हाँ भाई ये आदमी रीजनिंग पावर्स में अच्छा है, तो उससे आप तुलना कर लो या आप खुद नॉर्म बना लो उस टेस्ट के, ठीक है। दो प्रकार का वो इंटरप्रिटेशन के आधार पर दो प्रकार का हो गया, ठीक है। और तो अकॉर्डिंग टू द मोड ऑफ स्कोरिंग, स्कोरिंग के आधार पर भी दो प्रकार का होता है। एक सेल्फ स्कोर्ड होता है और एक मशीन स्कोर टेस्ट होता है, ठीक है। सेल्फ स्कोर्ड या एक्सपर्ट स्कोर्ड, एक तो आप हाथ से करो, खुद करो, एक या फिर मशीन के द्वारा उसको स्कोर करो, वो भी दो प्रकार का हो गया। और अकॉर्डिंग टू द स्कोप और एप्लीकेबिलिटी, स्कोप के आधार पर भाई इन टेस्ट का कहाँ कहाँ यूज है, कितना इनका विस्तार है, उसमें एक कल्चरल स्पेसिफिक टेस्ट होता है, कल्चर फ्री टेस्ट होता है। कोई टेस्ट ऐसा है भाई कि जो भारतीय कल्चर के हिसाब से बना हुआ है, कोई टेस्ट ऐसा जो अमेरिका के कल्चर के हिसाब से बना हुआ। अब आप उसको यहाँ लाके भर के कहो कि भाई यहाँ का आदमी इसका ये एडजस्टमेंट खराब है या, ठीक है। अब हो सकता है वहाँ ज्यादा बोलने का मतलब या कम बोलने का मतलब आदमी उसको मेंटली चैलेंज समझे या न्यूरोसिस का रोगी समझे या कुछ भी समझे कि इसको डिप्रेशन है समझे। यहाँ जरूरी नहीं है कि कम बोलने वाला आदमी उसको बीमार समझे, यहाँ हो सकता है भाई उसको संत पुरुष कहे। तो कल्चर में भी डिफरेंस होता है, ठीक है। नॉर्म्स में, उनके कल्चर, उनके मानकों में, उनकी मान्यताओं में डिफरेंस होता है। तो एक तो कल्चर स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं जिसमें कल्चर से जुड़ी हुई बात होती है, कल्चर जो कल्चर वेरी करती है। एक होता है कल्चर फ्री टेस्ट, जैसे परफॉर्मेंस टेस्ट है, कल्चर फ्री है भाई। जो इंटेलिजेंट व्यक्ति होगा, वो जो होता है ना वो मैच करने वाला, क्यूब कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, ठीक। तो वो कल्चर फ्री टेस्ट हो गया एक हिसाब से। वो किसी भी कल्चर का करे तो उसको वो इंटेलिजेंट माना ही जाएगा भाई। वो तो रीजनिंग और जनरल बातें तो समान ही होती है ना। कल्चर में आदमी कुछ चीज सीखता है, कुछ चीज किसी कल्चर में दूसरी सीखता है। तो टाइप्स की बात हो गई, सारे ही साइकोलॉजिकल टेस्ट के टाइप इन आधार पर बांटे जाते हैं, ठीक है। अब बाकी जो हमारा ये है स्पीड और पावर टेस्ट का, उसकी बात करते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू रेट ऑफ परफॉर्मेंस, जो रेट ऑफ परफॉर्मेंस के आधार पर हमने बात की थी स्पीड टेस्ट और पावर टेस्ट की, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द रेट ऑफ परफॉर्मेंस साइकोलॉजिकल टेस्ट आर क्लासिफाइड एज स्पीड टेस्ट एंड पावर टेस्ट। स्पीड टेस्ट क्या है भाई? स्पीड टेस्ट आर टाइम टेस्ट, टाइम लिमिट उसमें बधा होता है। तो इस टाइम लिमिट में आपने इसको करना है, नहीं तो आप पास हो नहीं तो फेल हो, ठीक है। दैट इज दे एग्जामिन द सब्जेक्ट स्पीड ऑफ रिस्पॉन्डिंग विद इन द स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम। एक निर्धारित समय के अंदर काम करने की क्षमता का मापन करता है, या किसी भी कॉन्सेप्ट का जो भी उसमें पूर्व निर्धारित बात है उसको मापन करना। एक निर्धारित टाइम के अंदर कर लेगा तो स्पीड टेस्ट के जो भी उसमें नॉर्म्स होंगे, क्राइटेरिया होंगे, उस आधार पर कर लेता है, तो स्पीड टेस्ट का उसको उदाहरण माना जा सकता है, ठीक है। द टेस्ट आइटम्स इन ए स्पीड टेस्ट आर ऑफ यूनिफॉर्म डिफिकल्टी बट टाइम लिमिट इज सच दैट नो एग्जामिनी कैन अटेम्प्ट ऑल द आइटम्स। A pure speed test is a test composed of essay items so that the subject responding never gives a wrong answer and his score is equal to number of questions attempted by him. Example of speed test is clinical speed and accuracy test. एक एग्जाम्पल भी दे दिया यहाँ पर, क्लिनिकल स्पीड एंड एक्यूरेसी टेस्ट।
एक साइकोलॉजी का ये उदाहरण भी आपके पास हो गया। ठीक है, ये मैंने लिया भी एक गवर्नमेंट की ही वेबसाइट है, यहाँ से भी आप पढ़ सकते हो, इसमें सारे नोट्स वगैरह होते हैं। ठीक है, इनफ्लिबनेट कहते हैं इसको, inflibnet.ac.in। ठीक है, ये यूजीसी का भारत सरकार की वेबसाइट है, इसमें ये सब टेस्ट वगैरह टॉपिक वगैरह होते हैं। ठीक है, तो ये साइकोलॉजी का ही ये है, साइकोलॉजी का ही ये विषय है। ठीक है, तो पावर टेस्ट क्या हो गया भैया? पावर टेस्ट है ऑन द अदर हैंड ऑफर इनफ टाइम फॉर द सब्जेक्ट टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन। इसमें टाइम तो लिमिट होती है, लेकिन क्या होता है, आइटम्स आर अरेंज अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिफिकल्टी एंड सर्टेन आइटम्स आर सच दैट दे आर टू डिफिकल्ट फॉर एवरीवन टू सॉल्व। जैसे जैसे उनकी क्वेश्चन की नंबरिंग बढ़ती जाएगी, 1 से 2, 2 से 3, और डिफिकल्टी लेवल उनका बढ़ता जाता है। ठीक है, टाइम लिमिट तो उसमें नहीं होती, टाइम लिमिट की उतनी बात नहीं होती, लेकिन उसमें डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जाता है। उसको पावर टेस्ट कहते हैं साइकोलॉजी की लैंग्वेज में। ठीक है, अब साइकोलॉजी में पावर टेस्ट का मतलब तो ये है कि आप डिफिकल्ट क्वेश्चन को कर पाते हो कि नहीं कर पाते। अब कहीं पर फिजिकल एजुकेशन में जाए कहने लगो कि भाई पावर टेस्ट का मतलब ये है ना, तो सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट कोई कॉन्सेप्ट वेरी भी करता है। ठीक है, उस सब्जेक्ट के दृष्टिकोण से उसको समझना चाहिए। ठीक है, तो दस पावर टेस्ट आर डिजाइन टू गोज द नॉलेज ऑफ द टेस्ट टेकर। उसके नॉलेज से जुड़ी है जो बात मैंने आपको कही। आपका नॉलेज जितना होगा, आप जितने उसमें स्ट्रांग होंगे उस सब्जेक्ट को लेके, आप उसको उतना ही डिफिकल्टी लेवल को भी हल करते जाएंगे। स्कोर ऑन द पावर टेस्ट डिपेंड ऑन एंटायरली अपॉन द नंबर्स ऑफ आइटम आंसर्ड एंड आंसर्ड करेक्टली। रेविन्स प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस एग्जाम्पल है पावर टेस्ट का। ठीक है, ये भी पूछा जाता है एग्जाम से, इसलिए इसको याद रख लो या जैसे भी करो अपना, है ना। तो कितने टॉपिक कवर हो गए?